हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। चलो जी। तो आपका आर्बिट्रेशन टॉपिक लेकर चल रहे हैं आज। और इसमें लास्ट क्लास में हमने किया था कि आर्बिट्रेशन क्या है, आर्बिट्रेटर कौन होता है, आर्बिट्रेशन का हमने मतलब समझा था, आर्बिट्रेटर के बारे में समझा था, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये सब हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास सेकंड पार्ट है हमारा। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक समझा था। तो एक बार रिकैप करें कि आर्बिट्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमने सिंपल समझा, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है कि कोर्ट गए बिना हम यहाँ पर अपने डिस्प्यूट्स को सेटल कर सकें। कौन से डिस्प्यूट लेते हैं हम? बिजनेस डिस्प्यूट्स हमने समझे थे। उसके लिए दोनों पार्टीज़ की कंसेंट होनी चाहिए। फिर हमने ये समझा था कि आर्बिट्रेशन एक तरह से कोर्ट से हटकर प्रोसीजर है कि किसी भी मैटर को जल्दी सॉल्व किया जाए और वो कोर्ट वाली प्रोसीडिंग का प्रॉब्लम ना आए जो आती है लोगों को। स्पीडी हो, फास्टर डिसीजन हो, बिजनेस मैटर्स के हैं, जल्दी होंगे तो इकोनॉमी के लिए भी बेटर है। ये सब हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। अब जो आज की क्लास है उसमें हमने ये पढ़ना है कि आर्बिट्रेटर कौन होगा, कौन अपॉइंट करेगा, कैसे आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग होगी, अगर डिसीजन पसंद नहीं है आर्बिट्रेटर का तो क्या होगा, क्या हम अपील कर सकते हैं। और इस टॉपिक में कुछ अमेंडमेंट्स भी आई हैं, वो अमेंडमेंट भी मैं इसमें कवर कर रहा हूँ सारी। तो जो हमारी पहली क्लास थी उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। अब जो क्लास आ रही है वो मैं अमेंडेड दे रहा हूँ, अमेंड करके दे रहा हूँ। इसमें कुछ नई कंसेप्ट्स भी आई हैं तो वो भी मैंने आपको यहाँ पर नोट्स भी प्रिपेयर कर दिए हैं कि प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो करें जी स्टार्ट अब। ठीक है, देखो हमने यहाँ पर लास्ट क्लास में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम समझा था। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब ही यही है कि विदाउट गोइंग टू कोर्ट। तो हमारा ये आर्बिट्रेशन हो गया था कि एक थर्ड पर्सन दो पार्टीज के डिस्प्यूट को सॉल्व करता है, बिजनेस डिस्प्यूट्स को। फिर हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि आर्बिट्रेटर कौन हो सकता है। फिर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है, दोनों पार्टीज की कंसेंट से होता है। हमने ये भी समझा था कि नॉर्मल कोर्ट में अगर केस जाता है तो पहले दोनों पार्टी नहीं कहती, एक पार्टी को दूसरे से केस करना है तो वो पूछने नहीं जाएगी कि मैं तेरे अगेंस्ट केस कर रही हूँ। बट आर्बिट्रेशन में दोनों पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट से आती हैं और वो पहले से उनके एग्रीमेंट में दिया हुआ होता है कि हम बिजनेस डील कर रहे हैं, अगर हमारी कोई प्रॉब्लम आई तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे। और अगर नहीं भी था उनके आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में ये क्लॉज तो वो बाद में भी एग्री कर आर्बिट्रेशन को चूज कर सकते हैं। और अगर एक पार्टी राजी है और एक राजी नहीं है तो फिर कोर्ट का ही रास्ता बचता है, फिर आर्बिट्रेशन नहीं है। हालांकि कोर्ट भी हमें वापस फिर आर्बिट्रेशन में भेज सकता है, कोर्ट के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो इन मैटर्स को सॉल्व करे। तो यहाँ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक एसेंशियल पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पे कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट हमने ये एसेंशियल्स फीचर्स ऑफ एग्रीमेंट ये सब डिस्कस कर लिए थे। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन भी डिस्कस किया था, जब दो पार्टी अलग अलग कंट्रीज से हैं या गवर्नमेंट दूसरी कंट्री की है तो जरूरत पड़ी तो वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर भी आते हैं इसमें। फिर हमने ये भी समझा था कि आर्बिट्रेटर होने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। जैसे कोर्ट में अगर कोई जज है तो वो अपने जज का एक एजुकेशनल प्रोसीजर पूरा करके आए हैं। आर्बिट्रेटर के पास मेन बात है कि उसके पास नॉलेज होनी चाहिए। ऑब्वियसली पढ़ा लिखा आदमी तो होगा बट एक नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके लिए भी एक्रीडिशन एक वर्ड आया, वो भी हम पढ़ेंगे, हम भी बन सकते हैं इसमें। तो करें जी स्टार्ट। देखो अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर कितने होंगे। सबसे पहले तो सेक्शन 10 और 11 दोनों में बात की गई है। सेक्शन 10 कहता है जितने मर्जी आर्बिट्रेटर हो जाए। नॉर्मली कोर्ट में आप देखते हो तो जज एक होता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस होती हैं, एक से ज़्यादा जज होते हैं। कोर्ट में जज एक होता है जो डिसीजन लेता है, बट आर्बिट्रेटर एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट ऑलवेज ऑड फिगर में होंगे, इवन में नहीं होंगे। जैसे 2, 4, 6 नहीं हो सकते। अगर हमने एक आर्बिट्रेटर रखा तो उसका डिसीजन दोनों पार्टी को मानना पड़ेगा। अगर हमने दो आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिए तो दोनों ने, एक ने हाँ की एक ने ना की, तो डिसीजन क्या पाएगा। तो ऑलवेज आर्बिट्रेटर ऑड फिगर में होना चाहिए, लॉजिकल भी लगाओ तो 3, 5, 7, 9 इस तरह से आर्बिट्रेटर चलेंगे। अब ये आर्बिट्रेटर को लेकर कौन आएगा। देखो
कोर्ट ऑफ लॉ में जज हम चूज नहीं कर सकते कि ये जज होना चाहिए हमारे मैटर को सॉल्व करने के लिए, बट यहां पर आर्बिट्रेटर हम खुद चूज करते हैं। दोनों पार्टी एक पर्सन पर भी एग्री कर सकती हैं, और अगर दोनों पार्टी कह रही हैं कि एक पर्सन मेरा होगा एक पर्सन मेरा होगा, तो दो आर्बिट्रेटर आएंगे और वो दो आर्बिट्रेटर तीसरा आर्बिट्रेटर लेकर आएंगे ऑड फिगर को करने के लिए। अगर दोनों पार्टी ने कर ली है तो 4 हो गए, तो 5 करने पड़ेंगे, तो जो फिफ्थ आर्बिट्रेटर होगा वो 4 आर्बिट्रेटर मिलकर लेकर आएंगे। मींस आर्बिट्रेशन 1 3 5 7 इन नंबर्स में चलेगी, 1 3 5 7 ऑड फिगर में। अगर एक आर्बिट्रेटर है, दोनों पार्टी की कंसेंट होनी चाहिए उस पर जबकि कोर्ट में ऐसा नहीं हो सकता, पार्टियों से नहीं पूछा जा सकता ये कि जज पसंद है या नहीं पसंद आपको। आर्बिट्रेटर में सबसे पहली बात है कि वो जिस मैटर को सॉल्व करने के लिए लाया जा रहा है उसमें उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। सपोज मैं एजुकेशन लाइन से हूं, मेरा किसी से डिस्प्यूट होता है, वो भी एजुकेशन लाइन से है, तो अगर हम दोनों का डिस्प्यूट कोर्ट में ना जाकर हम आर्बिट्रेशन में सॉल्व करना चाहते हैं, तो जो पर्सन हमारा मैटर सॉल्व करेगा उसको एजुकेशन इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो वो दोनों मिलकर हम पार्टी डिसाइड करेंगे और वो पर्सन हमारे मैटर को सुनेगा। तो वो जब एजुकेशन बैकग्राउंड का होगा, एजुकेशन लाइन कोचिंग लाइन का होगा, तभी तो वो समझ पाएगा। सेम ऐसे ही मान लो मेरा टेलीकॉम का बिजनेस है, मैंने किसी के साथ जॉइंट वेंचर किया, मेरा पार्टी के साथ डिस्प्यूट हो गया। अब जो डिस्प्यूट हुआ तो हमने एग्रीमेंट में पहले से ही जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि हम जब भी कभी डिस्प्यूट होगा तो कोर्ट नहीं जाएंगे, आर्बिट्रेशन में जाएंगे। अब हमने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, तो ऑब्वियसली हमारा टेलीकॉम मैटर्स का डिस्प्यूट है, तो आर्बिट्रेटर के पास नॉलेज कौन सी होनी चाहिए, टेलीकॉम मैटर की। अब हमें लग रहा है कि एक पर्सन है वो ये मैटर को सॉल्व कर लेगा, बट पहली कंडीशन ये है कि वो पार्शियल नहीं होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए। अगर वो हम दोनों में से एक भी पार्टी का रिश्तेदार है या फाइनेंशियल पार्टनर है या एम्प्लॉय है या कोई भी हमसे रिलेशन है उसका, तो क्या वो मैटर को ऑनेस्टली सॉल्व कर पाएगा, बायस्ड हो सकता है वो। तो इसके लिए यहाँ पर एक कंडीशन ये भी आएगी कि आर्बिट्रेशन पार्शियल होना, इम्पार्शियल होना जरूरी है। तो दोनों पार्टी जिस आर्बिट्रेटर को चूज करेंगे, पहली बात तो उसकी नॉलेज उस सेक्टर की, टेलीकॉम सेक्टर की हो, फिर वो हम दोनों से कोई रिलेटेड ना हो, और अगर हमें लग रहा है कि ये आर्बिट्रेटर अकेला मैटर को सॉल्व नहीं कर पाएगा, हमें और एक्सपर्ट्स चाहिए, तो हम ज़्यादा भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो अब जब ज़्यादा करेंगे तो हमें उनको ऑलवेज इवन फिगर में लाना पड़ेगा। तो सेक्शन 10 देखो क्या कहता है, मैं अभी नोट्स में आ जाऊंगा उसके बाद, पहले एक बार यहां देख लो। सेक्शन 10 नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर। सेक्शन 10 में बोला गया पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर। आप जितने भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हो, बट किस में नहीं होंगे, इवन नंबर में नहीं होंगे। इफ दे फेल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट द सोल आर्बिट्रेटर। यहीं पर मतलब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या है, अब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और एक वर्ड और आने वाला है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आ गई, और एक आर्बिट्रल जो नई अमेंडमेंट से आया, इंस्टीट्यूशन। आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन होगा जो इन मैटर्स को सॉल्व करेगा, और इनके पास आर्बिट्रेटर्स हैं। अब मान लो जैसे हमारा किसी से डिस्प्यूट होता है और हम उस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन से सॉल्व करना चाहते हैं। अब जो हम आर्बिट्रेटर लाएं वो ढूंढें कहाँ से, कोर्ट तो हमें पता है कि कोर्ट में जज बैठा, हम सीधे अपने एरिया के कोर्ट में चले गए जहाँ हमारा कॉज ऑफ एक्शन हुआ या डिफेंडेंट रहता है। बट अब हमें आर्बिट्रेटर ढूंढना है कि जो इस मैटर की नॉलेज भी रखता हो। तो एक आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए गए हैं, ट्रिब्यूनल बने हुए हैं जो इन सारे कामों को देखेंगे, और वो अपने पास एक एक्सपर्ट्स का पैनल लेकर चलते हैं। उनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं, अब हम उनको कांटेक्ट करेंगे, वो हमें वो एक्सपर्ट प्रोवाइड करेंगे जो आर्बिट्रेटर बनने लायक है, और ऑब्वियसली वो हाईली नॉलेजेबल पर्सन होंगे। अब वो जब हमें आर्बिट्रेटर देंगे तो हमें उनको फीस देनी है, आर्बिट्रेशन की फीस हम देंगे, पार्टीज दोनों बियर करेंगी, वो भी अभी आगे आने वाला है। देखो जी आगे अब एक और आ रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 कहता है आर्बिट्रेटर किसी भी नेशनैलिटी का हो सकता है। अब देखो जी क्या जज
क्या फॉरेन नेशनल हो सकता है इंडिया के कोर्ट में? क्या हम एक्सेप्ट करेंगे? बट आर्बिट्रेटर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये किसी भी नेशनैलिटी का हो सकता है। कैसे चलेगा? पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड, मतलब आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स कैसे होंगी? जैसे कोर्ट तो सीपीसी या सीआरपीसी से बंधा हुआ है, सिविल केस है तो वो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 से चलेगा, क्रिमिनल है तो सीआरपीसी कोड से चलेगा। बट यहाँ पर इनका कोई प्रोसीजर नहीं है, अपने सिस्टम अपने रूल खुद बना सकते हैं, डे टाइम प्लेस सब डिसाइड कर सकते हैं। किसी पार्टी के घर पर भी डिसीजन हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, बट कोर्ट ऑफ लॉ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सेक्शन 11(3), अगर एग्रीमेंट दोनों पार्टियों में नहीं हो पाया तो अगर एक आर्बिट्रेटर पर, तो दोनों पार्टियां एक एक अपॉइंट कर लेंगी, और ये दोनों आर्बिट्रेटर किसको लेकर आएंगे? थर्ड आर्बिट्रेटर को लेकर आएंगे। और ये एक अमेंडमेंट से नया सेक्शन ऐड हुआ है, सेक्शन 11(3) है, उसमें ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है, वो एक आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन बना देंगी जो आर्बिट्रेटर्स को रखेंगी। जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का डाटा बैंक है, इसी तरीके से इनकी होंगी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस जो हेल्प करेंगी, और इसको मॉनिटर करेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो देखो जी, इसको अगर मैं अपने अब वर्ड्स में समझूं तो हमने क्या समझा। देखो, आपको अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे उसको लिख कर आओगे? सबसे पहले नंबर हमने समझ लिया कि कितने भी नंबर हो सकते हैं, बट किस में नहीं होंगे? इवन नंबर में नहीं होंगे। नंबर आर डिसाइडेड, कितने होने चाहिए ये भी डिसाइड कौन कर रहा है? पार्टी डिसाइड कर रही है वो, बट इवन में वो डिसाइड नहीं करेंगी। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन आ जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर पे। सेक्शन 11 साथ में चल रहा है, तो 10 और 11 दोनों लेकर चलने हैं। सब सेक्शंस पे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आपको मेन कंटेंट रिटेन करना है कि क्या है। देखो, अगर क्वेश्चन आ जाता है हु कैन बी आर्बिट्रेटर, तो कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन यहाँ से आएगा, क्या किसी भी नेशनैलिटी का हो सकता है? यस, आर्बिट्रेटर कैन बी ऑफ। कौन सेलेक्ट करता है? पार्टी सेलेक्ट करती हैं। अब आगे इसी सेक्शन में बोला गया पार्टी सेलेक्ट नहीं कर पा रही तो फिर आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस आएंगे साथ में। तो सबसे पहले हु अपॉइंट्स, कौन अपॉइंट कर रहा है? तो सबसे पहला आया बाय द पार्टीज। पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करेंगी, बोथ पार्टीज मिलकर डिसाइड कर लेंगी। और अगर दोनों में एग्रीमेंट नहीं हो पाया, पार्टियां डिसाइड नहीं कर पाई एक आर्बिट्रेटर के लिए, तो दोनों पार्टी कहेंगी ठीक है जी, एक मेरा एक तेरा। अब वो दोनों आर्बिट्रेटर चूज करेंगे थर्ड आर्बिट्रेटर को। अब अगर ये भी नहीं हो पाया इनसे, फिर किसकी हेल्प ली जा सकती है? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। कौन मैनेज कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डेजिग्नेट करेंगे, जिनके पास डाटाबेस होगा कि कौन कौन लोग एक्सपर्ट हैं जो इन मैटर्स को सॉल्व कर सकते हैं। इवन हम भी हो सकते हैं, अभी आगे आ रहा है प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, एडवोकेट, ये भी हो सकते हैं। मैं आपको एक इनविटेशन दिखाऊंगा, मेरे पास भी इनविटेशन आया हुआ है कि क्या आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट होना चाहते हो, तो उसका एक पैनल है, आपको इसमें ज्वाइन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसको मॉनिटरिंग करेगा सारी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं किया तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वो मेंटेन कर सकते हैं, हर स्टेट में भी लेवल पर भी हो सकता है। इफ पार्टीज और टू अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स बाय पार्टी फेल्स टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर विद इन 30 डेज। अब अगर पार्टीज ने एक एक अपॉइंट कर लिया था या 30 दिन में एक भी नहीं किया, तो अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर जाएगा और उसकी एप्लीकेशन पार्टी कोई भी दे सकती है, और सुप्रीम कोर्ट आगे आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन से इनको अपॉइंट करवा देगा। ठीक है जी। इसी में सेक्शन 11 में बोला गया है कि पावर्स ऑफ आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, उसकी पावर क्या होगी? उसको ये नहीं माना जाएगा कि उसके पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज वाली पावर्स हैं। ध्यान रखना, आर्बिट्रेटर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इंस्टीट्यूशन मेंटेन कर रहा है टू हेल्प द पीपल, बिजनेसमैन टू सॉर्ट आउट देयर मैटर्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो जज वाली पावर ले लेगा। ध्यान से देखना, ट्विस्ट आ सकता है। आर्बिट्रेटर के पास जज वाली पावर्स नहीं है।
डिस्क्लोजर फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव आर्बिट्रेटर, ये एक न्यू एडिशन हुआ है, न्यू एडिशन है। डिस्क्लोजर बाय प्रोस्पेक्टिव आर्बिट्रेटर का मतलब है, ये आगे शेड्यूल्स में दिया हुआ है, मैंने शेड्यूल को यहीं पर डाल दिया है, आपको अलग से शेड्यूल्स नहीं देखने हैं। प्रोस्पेक्टिव आर्बिट्रेटर एक डिस्क्लोजर देगा। क्या डिस्क्लोजर आप उम्मीद करोगे? मान लो आपका और मेरा कोई डिस्प्यूट हो जाता है और हम आर्बिट्रेटर ला रहे हैं, उसको कहेंगे ये चीजें लिख कर दे, क्या कि भाई तू हम में से किसी का रिलेटेड पर्सन है या नहीं, तेरे पास वो नॉलेज है या नहीं, कोई हमारे साथ फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं है। तो ये हम उनसे डिस्क्लोजर्स लेंगे, तो ये उनसे हम इन रिटर्न लिखवा लेंगे। जैसे आप कंपनी लॉ में भी इंटरेस्टेड डायरेक्टर या रिलेटेड पार्टी वगैरह में पढ़ते हो ना, इंटरेस्टेड डायरेक्टर से पहले डिस्क्लोजर ले लिया जाता है, सेम ऐसे ही यहां पर डिस्क्लोजर फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव आर्बिट्रेटर क्या होगा, कब होना चाहिए? ये अपॉइंटमेंट से पहले। ये काम किसका होगा? आर्बिटल इंस्टीट्यूशन का। वो उससे पूछेंगी क्या क्वालिफिकेशन, अगर मान लो हमारा टेलीकॉम का बिजनेस था, दोनों पार्टीज ने एग्रीमेंट किया, उन्होंने कहा हमारा आर्बिट्रेटर होगा, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए या टेलीकॉम से रिलेटेड होना चाहिए या उसके पास इतनी डिग्री होनी चाहिए। तो इसके लिए हम उससे पहले से, अगर एग्रीमेंट में हमने कोई क्वालिफिकेशन लिख रखी थी तो वो ही क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए। कोई डिस्क्लोजर कंसीडरेशन उसकी इंडिपेंडेंस इम्पार्शियलिटी के बारे में हम उनसे पूछेंगे। और अगर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हो रही है और पार्टी दोनों डिफरेंट नेशनैलिटी की है, तो सुप्रीम कोर्ट दोनों की कंट्री से बंदा नहीं लेगा, अलग थर्ड कंट्री से लेकर आएगा। मान लो इंडिया चाइना, दो बिजनेसमैन, दोनों के बीच में डील हो रही है, झगड़ा है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में गए, तो अब इंडिया और चाइना की बजाय आर्बिट्रेटर थर्ड कंट्री से लाया जाएगा। डिसाइड कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। कितने दिन का टाइम है? जब भी ये टाइम लिमिट कि 30 दिन के अंदर अपॉइंट हो जाना चाहिए आर्बिट्रेटर। एप्लीकेशन मेड टू आर्बिट्रेट, अब देख रहे हो 30 डेज का मतलब क्या है? कोर्ट में कितने महीने लग जाते हैं केस स्टार्ट होने में ही, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि 30 डेज के अंदर मैटर स्टार्ट हो जाना चाहिए, आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। अब आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया, कितने टाइम में ये डिसीजन देगा वो भी आगे आ रहा है, उसके भी मंथ्स और टाइम्स हैं कि इतने टाइम के अंदर आपको डिसीजन देना है, डिले हुआ तो रीजन देना पड़ेगा। और अगर दो आर्बिटल इंस्टीट्यूशन प्राइवेटली, दो स्टेट की भी हो सकती हैं, अलग अलग स्टेट की भी हो सकती हैं, प्राइवेटली भी हो सकती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑथराइज करता है। तो अगर आर्बिटल इंस्टीट्यूशन कोई बना हुआ है और हमने दो जगह एप्लीकेशन दे रखी थी, तो कौन सी एप्लीकेशन वाले को पहले जहां से आया माना जाएगा? फर्स्ट एप्लीकेशन जिसको गई थी, जिसने पहले डिसाइड किया। फी, आर्बिट्रेटर की फीस क्या होगी? डिसाइडेड बाय आर्बिट्रेट इंस्टीट्यूशन। देखो मैं आपको एक आर्बिटल इंस्टीट्यूशन का थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, हालांकि ये मेल मेरे पास पुरानी है, मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये मेरे पास एक मेल आई, यहां ध्यान से देखना, पैनल मेंबरशिप मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन नेटवर्क। ये एक एजेंसी है जिसने ये बना रखा है, ये नेटवर्क बना हुआ है इनका। इन्होंने मेरे को एक मेल आई, वी आर ग्लैड टू इनवाइट टू ज्वाइन द पैनल ऑफ एक्रीडेटेड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक्सपर्ट एज मीडिएटर, कॉन्सिलेटर, ऑम्बड्समैन, आर्बिट्रेटर ऑफ इंडिया इन इंडिपेंडेंट रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। तो ये मेरे पास एक ऑफर आई, ऐसे ही अलग अलग लोगों के पास जाती है। तो ऑब्वियसली अब अगर मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, एक तरह के ये इंस्टीट्यूशन हो गया, क्लब हो गया। अब अगर मान लो मेरे पास एक्सपर्टीज है कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटीज लॉ, तो अगर किसी भी दो पार्टियों का डिस्प्यूट होता है और उनको कोई एक्सपर्ट चाहिए, तो वो इस इंस्टीट्यूशन के पास आएंगे, इस पैनल के पास आएंगे, हम इनके मेंबर हैं, ये हमें अपॉइंट करवाएंगे और हमें वहाँ से फीस मिलेगी, बट हम उन दोनों पार्टियों के रिलेटेड नहीं होने चाहिए। एक्रीडिशन वर्ड अभी आगे आ रहा है, इसके लास्ट में आएगा। एक्रीडिशन का मतलब ही यही है कि हमारे पास जो नॉलेज है अपने एरिया की, उस नॉलेज के बेस पर हम आगे उनकी हेल्प कर पाए। तो ये पूरा सिस्टम है, हमसे भी फीस ली जाती है, इन्होंने फीस के बारे में भी बोला हुआ है। 500 मेंबर हैं इनके पास, लीगल और नॉन लीगल फील्ड दोनों तरह के हैं।
इस तरह से ये मेंटेन होता है। तो अब आपको आई थिंक समझ आ जाएगा कि ये बार बार जो वर्ड आ रहा है क्या है ये इंस्टीट्यूशंस। चलें जी आगे, सेक्शन 10 और 11 समझ आया। दोनों अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, कौन अपॉइंट करेगा, कितने अपॉइंट होंगे, कैसे अपॉइंट होंगे। तो अपॉइंट पहले तो करेंगी पार्टीज, पार्टीज अपना एग्रीमेंट करेंगी, नहीं कर पाई तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन बनाए हुए हैं वो अपॉइंट करवा देंगे। पार्टीज खुद नहीं डिसाइड कर पा रही, वो खुद भी डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन के पास जा सकती हैं कि जी हमें कोई एक्सपर्ट दो। तो मतलब पार्टीज के पास अब दो चॉइस हो गई, पहला कि वो अपनी मर्जी से कोई भी डिसाइड कर लें, नहीं हो पा रहा तो इंस्टीट्यूशन की हेल्प ले लें, अगर तो भी नहीं हो पा रहा तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बनाए हुए आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन अपॉइंट करवाएंगे कि आर्बिट्रेटर कौन होंगे। फीस कौन पे करेगा, पार्टीज, सारी फीस जाएगी इसकी प्रॉपर, और ये सब पहले से डिसाइडेड होगी, एग्रीमेंट में लिखी जाएगी। क्लियर जी। नेक्स्ट अब और सेक्शन 12 डिस्क्लोजर बाय आर्बिट्रेटर। सेक्शन 12 में बोला गया है कि आर्बिट्रेटर से क्या क्या डिस्क्लोजर लिए जाएंगे। एक सेकंड में इसमें देख लूं। देखो सेक्शन 11 तो बहुत बड़ा चेंज आया है, ऑलमोस्ट सारा ही चेंज हुआ है। 12 में अब आ रहा है डिस्क्लोजर बाय आर्बिट्रेटर। जैसे मैं बोल रहा था पीछे सेक्शन 11 में भी आया था कि हम उससे प्रोस्पेक्टिव आर्बिट्रेटर से पहले से एक रिटर्न ले लेंगे कि ये आदमी हम अपॉइंट कर रहे हैं, आप लिख कर दो कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, जो हमने क्वालिफिकेशन डिजायर्ड थी वो आपके पास हैं या नहीं, और आप हमारे से कोई रिलेटेड पर्सन तो नहीं हो, आप अपने इम्पार्शियलिटी का डिक्लेरेशन दोगे। अब सेक्शन 12 कहता है कि वो डिस्क्लोजर कैसे होंगे। कौन डिस्क्लोजर दे रहा है, देखो आर्बिट्रेटर। सबसे पहली बात आर्बिट्रेटर डिस्क्लोजर दे रहा है, ज्यादा डार्क हो गया। आर्बिट्रेटर शेल डिस्क्लोज, अभी भी लाइट करूं। आर्बिट्रेटर शेल डिस्क्लोज इन राइटिंग, किस चीज की, कि जी कोई ऐसे सरकमस्टांसेस तो नहीं है जिससे उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई रिलेशन बन रहा है, पहले था या अभी है, दोनों की बात है, चाहे वो फाइनेंशियल है, बिजनेस है, प्रोफेशनल है और किसी भी तरीके का, विच इज लाइकली टू गिव राइज जस्टिफिएबल डाउट ऑन हिज इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी। क्लियर हुआ जी। एनी सर्कमस्टांसेस विच लाइकली टू अफेक्ट, दूसरा उसको पहले से बताना पड़ेगा, इनडायरेक्टली 12 महीने का टाइम मिला हुआ है इसको सॉल्व करने का, और अगर वो लग रहा है कि वो 12 मंथ्स में सॉल्व नहीं कर पाएगा तो उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि कितने टाइम में इस मैटर को सॉल्व करेगा। इफ एनी रिलेशन कम्स ड्यूरिंग पेंडेंसी, तो वो भी लिखेगा कि मैं इन्फॉर्म करूंगा। मान लो अब आर्बिट्रेशन शुरू हो गया, आर्बिट्रेटर का अभी तक हमारे से कोई रिलेशन नहीं था, बट इस 6 महीने में उसका कोई हमसे लिंक बन गया, तो वो उसको लिखना पड़ेगा पहले से ही कि अगर कोई भी मेरा ऐसा रिश्ता जुड़ा तो मैं आपको इमीडिएटली डिस्क्लोज करूंगा। सेक्शन 184 कंपनी लॉ का याद कर लो, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, फॉर्म एमबीपी 1 वगैरह जाते हैं ना, एमबीपी 1 2 3 आते हैं, वहां पर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टर की वो इंटरेस्टेड है तो वो अपॉइंटमेंट के टाइम पर बताएगा, फिर हर साल की फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में डिस्क्लोज करेगा। वो फॉर्म दोबारा से जाता है, तो सेम इस तरह से आर्बिट्रेटर से लिया जा रहा है। डिस्क्लोजर का फॉर्मेट क्या होगा, 6 शेड्यूल में दिया हुआ है, हमें वो नहीं पढ़ना, बट मैंने उसका शॉर्ट में लिख दिया। ऑब्वियसली वो पहले क्या लिखेगा, अपना नाम, एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेशन, कितनी आर्बिट्रेशन पहले से ले रखी है। अब मान लो मेरे पास ऑफर आई हुई है, 5-6 लोगों के झगड़े पड़े हैं, मैं सब जगह पर आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड हूँ, मेरे को तो फीस आ रही है, बट जितनी ज़्यादा जगह पर मैं हूँगा तो उतना मेरा डिस्ट्रक्शन भी होगा, मैं टाइम कम दे पाऊँगा, तो मुझे पहले से पार्टियों को बताना पड़ेगा मैंने कितनी आर्बिट्रेशन पहले से ली हुई हैं। सर्कमस्टांसेस, जिससे कोई भी टाइम मैं पूरा दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। ऑब्वियसली पार्टी क्या चाहेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम हमें दो, तो मेरे को बताना पड़ेगा मैं कितने टाइम में ये मैटर सॉल्व
कर पाऊंगा। क्लियर हुई जी बात? जैसे डायरेक्टर्स में भी तो लिमिट है ना कि एक कंपनी में आप 15 कंपनियों तक डायरेक्टर 20 कंपनी तक डायरेक्टर बन सकते हो, पब्लिक है तो 10 है, तो ऐसी लिमिट क्यों रखी गई है कि अगर एक पर्सन ज़्यादा कंपनियों में डायरेक्टर हो जाएगा तो वो उतना टाइम डिवोट नहीं कर पाएगा। बट यहाँ पर ऐसी कोई लिमिट नहीं है, बट पहले से पार्टी को बताना पड़ेगा। चैलेंज सेक्शन 12 में ही दिया गया है, चैलेंज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। इसका मतलब क्या है? चैलेंज का मतलब क्या है? ध्यान से पढ़ना है हेडिंग को। चैलेंज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंट हो गया, अब उसको चैलेंज किया जा रहा है कि ये अपॉइंटमेंट ठीक नहीं है। कौन करेगा? पार्टीज करेंगी। क्यों करेंगी चैलेंज उसकी अपॉइंटमेंट को? कि भाई लॉजिक लगाओ, अगर मैं आपके मैटर में आर्बिट्रेटर बनता हूं तो आप मेरे अपॉइंटमेंट को चैलेंज किस कारण से करोगे? लॉजिक लगाओ। सबसे पहला जी, मैं ढंग से काम नहीं कर रहा, पार्शियल हो रहा हूँ, इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा, मेरे पास नॉलेज नहीं है, सफिशिएंट टाइम नहीं दे रहा, ये ग्राउंड्स होंगे ना कि अदर। और देखो ब्यूटी आर्बिट्रेशन की, अगर ये मैटर कोर्ट में होता तो क्या कोई पार्टी कोर्ट में जज को चैलेंज कर सकती है जी इसको समझ नहीं है, ये टाइम नहीं दे रहा, आप बोल भी नहीं सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लग जाएंगे। बट यहां पर आर्बिट्रेटर के ऊपर चैलेंज हो सकता है अगर वो इम्पार्शियल नहीं चल रहा। देखो अपॉइंटमेंट क्वेश्चन आ सकता है, एग्जामिनर यही पूछेगा कि क्या अपॉइंटमेंट होने के बाद आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जा सकता है? तो ये बोला गया यस। क्या क्या रीजंस होंगे? पहला, आर्बिट्रेटर फेल टू एक्ट इंडिपेंडेंटली और इम्पार्शियलिटी, पार्शियल हो गया, उसके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है, बाद में पता चला उसके पास वो नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है जिसको हम लेकर आए थे, उसके पास पता चला बाद में किसी पार्टी से कोई रिश्ता निकल आया, रिलेटिव है, और क्या रिलेटिव, रिलेटिव के आगे फाइनेंशियल पार्टनर है, हो सकता है उस पार्टी का कोई पार्टनर है, शेयर होल्डिंग है, एचयूएफ में मेंबर निकल आया, एम्प्लॉय निकल आया, डायरेक्टर निकल आया, एडवाइजर निकल आया, कंसल्टेंट निकल आया। ये 6 शेड्यूल में बहुत लंबी लिस्ट है, आपको इतनी लंबी नहीं पढ़नी, मेन पढ़नी है कि किन किन कारणों से आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो। आप चैलेंज को ये भी समझ सकते हो, ऑब्जेक्शन ऑफ आर्बिट्रेटर आफ्टर अपॉइंटमेंट। तो क्यों ऑब्जेक्शन होगा? लॉजिक से समझे कि भैया वो इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पा रहा, पार्शियल हो रहा है, या जो नॉलेज उसके पास बोली गई थी वो नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है, या उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है दूसरी पार्टी के साथ, रिलेटिव है, इन कारणों से उसकी अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जा सकता है। कौन कैसे चैलेंज होगा? दोनों पार्टियां मान जाएं कि नहीं जी हमारे ये काम नहीं कर पाएगा, हमारे मैटर को सॉल्व नहीं कर पाएगा, या दोनों में से कोई एक पार्टी अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो एप्लीकेशन फिर किसको देगी? ट्रिब्यूनल को। देखो पहली बात, 2 पार्टी थी, दोनों ने आर्बिट्रेटर चॉइस पे रखा था, पसंद से रखा था, अगर तो दोनों को ही खराब रख रहा है तो बड़ा आसान है रास्ता। बट अगर एक कह रही है ठीक है, एक कह रहा गड़बड़ है, तो जिसको पसंद नहीं आ रहा वो एप्लीकेशन किसको देगा? अब आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन या ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा एप्लीकेशन को कि इस पार्टी का ऑब्जेक्शन सही है या नहीं। ऑब्वियसली जो पार्टी ऑब्जेक्ट करने जा रही है उसको प्रूफ देना पड़ेगा कि किस बेसिस पर मैं इस आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर रहा हूं। तो अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड होता है तो वो उसको सेटिसाइड कर देगा, एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगा, नया आर्बिट्रेटर लाया जाएगा, और उसको लगा कि नहीं जी ये पार्टी तो बेकार में ऑब्जेक्शन कर रही है। कई पार्टियां ऐसी भी हो सकती हैं, लग रहा है कि यार मैं हार जाऊंगा, मेरा मैटर वीक पड़ रहा है, मेरे को गड़बड़ हो रही है, मैं इस आर्बिट्रेटर को नहीं समझा पा रहा, तो वो ऑब्वियसली अननेसेसरी हर्डल्स क्रिएट करेगा। तो वो हर्डल क्रिएट क्या करेगा? वो आर्बिट्रेटर को हटाने की कोशिश करेगा। तो उस केस में अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को लगा कि ये आदमी जो ऑब्जेक्शन कर रहा है इसके पास कोई जेन्युइन रीजन नहीं है, तो वो एप्लीकेशन को सेटिसाइड भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। और अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बात नहीं मानता, मान लो हम ऑब्जेक्शन कर रहे थे और हमारी नहीं सुनी गई,
अब हमें आर्बिट्रेटर तो जबरदस्ती वही रहा, हम चेंज नहीं करवा पाए। अब क्या होगा, होने दो डिसीजन, हमारे पास उसके बाद रास्ता क्या है, कोर्ट तो रास्ता खुला ही है। फिर जो उस आर्बिट्रेटर ने जो डिसीजन दिया, उस डिसीजन को यहाँ पर अवार्ड बोलते हैं। जजमेंट डिक्री वर्ड नहीं आता यहाँ पर, वर्ड क्या आएगा, अवार्ड। तो जो भी आर्बिट्रेटर डिसीजन देगा उस डिसीजन को हम वहां पर चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, बट तब तक हमें उस आर्बिट्रेटर की बात माननी पड़ेगी। नेक्स्ट, क्लियर हुआ जी यहां तक? तो हमने अभी क्या पढ़ा लास्ट में, देखो डिस्क्लोजर क्लियर है, चैलेंज ऑफ अपॉइंटमेंट। चैलेंज ऑफ अपॉइंटमेंट का मतलब ये समझा कि जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो चुका है, अगर हमें वो पसंद नहीं आ रहा तो क्या हम उसको हटवा सकते हैं, यस या नो? यस, हटवा सकते हैं। कैसे? अगर तो दोनों पार्टीज को नहीं आ रहा, फिर तो वो दोनों पार्टी आपस में लेटर साइन करेंगी और नया आर्बिट्रेटर ला सकती हैं। और अगर दोनों में से एक को पसंद है, एक को पसंद नहीं है, तो दूसरी पार्टी विद रीजन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास जाएगी। अब ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि ये इसका ऑब्जेक्शन राइट है या रॉन्ग। अगर लग रहा है कि ये पार्टी सिर्फ बेकार का ऑब्जेक्शन कर रही है, तो उसकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी, सेटिसाइड हो जाएगी, उसको वो आर्बिट्रेटर फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। बट अब उसका जो डिसीजन आएगा उसके बाद वो कोर्ट में जा सकता है। क्लियर हुआ जी? अगला, आर्बिट्रेशन प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज आर्बिट्रेशन प्रोसीजर। आर्बिट्रेशन प्रोसीजर में सेक्शन 20, 21 अलग अलग आ रहे हैं। पहले मैं आपको एक बार बुक में ले आता हूं कि हमने जो जो अभी तक कर लिया, ताकि आप देख सको वहां से। देखो सेक्शन 11 मैंने पूरा कवर करवा दिया, बाकी आप यहां से रीड करोगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। मैंने सारा क्रक्स कर दिया है। डिस्क्लोजर हमारा हो गया, डिस्क्लोजर बाय आर्बिट्रेटर। सेक्शन 12 हमने पढ़ा था कि आर्बिट्रेटर को क्या डिस्क्लोजर देने हैं, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने रिलेशनशिप्स। फिर सेक्शन 12 में ही चैलेंज था, चैलेंज भी 12 में ही दिया गया है, ये भी मैंने कवर कर दिया। चैलेंज का प्रोसीजर क्या होगा ये भी मैंने शॉर्ट में लिख दिया, जब आप बुक से पढ़ोगे समझ आएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर जो नोट्स में नहीं है वो आपको बुक से देखना है। देखो, फेलियर और इम्पॉसिबिलिटी टू एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर। अब हम प्रोसीजर से पहले एक बार ये पार्ट देख लेते हैं। सिंपल है, फेलियर और इम्पॉसिबिलिटी टू एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर मतलब आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया, उसके बाद उसकी कोई रीज़न हो सकते हैं कि वो आर्बिट्रेशन कंटिन्यू नहीं कर सकता, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, तो ही बिकम्स डी ज़्यूरे अकॉर्डिंग टू लॉ या डी फैक्टो इन रियलिटी अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शंस, या वो काम ही नहीं कर पा रहा, तो उसका मैंडेट, उसकी अपॉइंटमेंट को कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट, टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेटर। अब वो कह रहा है जो ऊपर वाले सेक्शन 13, 14 में दिया हुआ है, उसके अलावा किसी भी रीजन से आर्बिट्रेटर खुद भी जा सकता है, दोनों पार्टी भी हटा सकती हैं, और जब वो unless otherwise agreed by party where arbitrator is replaced, any hearing previously held be repeated at the discretion of arbitral tribunal। ध्यान से देखना, मान लो अब हमने कोई आर्बिट्रेटर बीच में हटा दिया, सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेटर है, चाहे वो हमने चैलेंज करके हटाया या आर्बिट्रेटर खुद ही चला गया, दो चीजें आ गई। सेक्शन 12 में तो आया था कि पार्टीज ने चैलेंज किया, 13 में आया कि आर्बिट्रेटर ही काम नहीं कर पा रहा। दोनों केसेस में आर्बिट्रेटर चेंज होगा। अब मान लो 3 महीने 4 महीने बाद आर्बिट्रेटर चेंज हुआ, तो जो लास्ट हियरिंग आर्बिट्रेटर जितना वो मैटर को डिस्कस कर गया, हियरिंग कर गया, तो क्या अब नया आर्बिट्रेटर नए तरीके से करे या पुराने को ही आगे चलाए? जैसे कोर्ट ऑफ लॉ में जज चेंज हो जाते हैं, तो जो पिछले जज डिसीजन दे गए क्या वो बेकार हो, जो हियरिंग कर गए तो उन्होंने जो रिकॉर्ड्स बनाए क्या वो सब बेकार हो गए? नहीं, ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। अगर तो पहले वाला आर्बिट्रेटर जी ठीक ठाक काम कर रहा था, किसी कारण से उसको जाना पड़ा, जेन्युइन रीजन है, तो पिछली प्रोसीडिंग बिल्कुल ठीक ठाक चलेंगी। बट लगा कि जी पिछला आर्बिट्रेटर के पास नॉलेज ही नहीं थी या वो पार्शियल हो गया था, तो उसकी पिछली प्रोसीडिंग्स को इनइफेक्टिव भी किया जा सकता है। डिसीजन किसका होगा? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का। क्लियर हुआ?
देखो क्वेश्चन भी आया हुआ दिसंबर 18 में 8 मार्क्स का, डिस्कस इन ब्रीफ द प्रोविजन ऑफ चैलेंजिंग आर्बिट्रेटर एंड अंडर द एक्ट। तो यही सेक्शन 12, 13, 14 आपको एक्सप्लेन करना था, और 8 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं एक बार दोबारा रिकैप दे देता हूँ। क्या समझ आया हमें समझ ये आया कि अगर आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया तो क्या हट सकता है? यस, चेंज हो सकता है। पार्टीज चेंज करवा सकती हैं, करवा सकती हैं। क्या वो खुद जा सकता है? जा सकता है। पार्टीज को चेंज कराना है तो दोनों एग्री हो गई तो दोनों चली जाएं, और अगर दोनों में से एक एग्री हो रही है तो ट्रिब्यूनल के पास चली जाए, ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा चेंज करना है या नहीं करना। अगर आर्बिट्रेटर खुद जा रहा है तो उसको रीजन देना पड़ेगा, खुद क्यों जा रहा है। अब वो चला गया, उस रीजन जेन्युइन थे उसके, तो जबरदस्ती तो रोक नहीं सकते। अब नया आर्बिट्रेटर आएगा, क्वेश्चन अराइज होगा कि पुरानी प्रोसीडिंग का क्या होगा, डिसाइड कौन करेगा? ट्रिब्यूनल, की पुरानी रखनी है या दोबारा से प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी। क्लियर जी? अब आते हैं, अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि आर्बिट्रेटर कौन होगा, कैसे अपॉइंट होगा, क्या उसके मैंडेट हैं, क्या डिस्क्लोजर चाहिए, ये सब हो गया। अब अगला पार्ट हमारे पास आ रहा है कि ये प्रोसीडिंग का प्रोसीजर क्या है। अगला क्वेश्चन भी 6 से 8 नंबर का बन सकता है, इसको मैंने यहां समराइज कर दिया है। देखो, आर्बिट्रेशन प्रोसीजर, सबसे पहली बात जी, जगह कहाँ होगी। अब कोर्ट होता तो कोर्ट ऑफ लॉ में ही होती, और यहां पर कहाँ हो रही है? सेक्शन 20 कह रहा है डिसाइड कौन करेंगी? बाय द पार्टीज। पार्टीज डिसाइड करेंगी कि प्रोसीडिंग्स कहाँ होनी है। दूसरा, अगर पार्टीज नहीं डिसाइड कर पाती, प्लेस क्या होगा? पार्टी का ऑफिस भी हो सकता है, कोई अलग से जगह भी ली जा सकती है, कोई न्यूट्रल प्लेस भी हो सकता है, कोई एक ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स में हम जगह ले सकते हैं, किसी ऑफिस के ऑफिस घर पे भी हो सकता है, किसी भी जगह पर हो सकता है। बट अगर पार्टीज नहीं कर पाती तो दोनों पार्टीज की कन्वीनियंस को लेकर डिसाइड कौन करेगा? ट्रिब्यूनल। दोनों पार्टी से बात करेगा, जी मैं ये डिसाइड कर रहा हूं। अब जबकि देखो, कोर्ट में अगर आपको केस करना है तो जिस एरिया का कोर्ट है आपके पास चॉइस नहीं है, जिस एरिया का मैटर था, जहां ज्यूरिडिक्शन था, आपको केस वहीं करना पड़ेगा, आपको वहीं जाना पड़ेगा। बट यहां पर ऐसा नहीं है। दिस इज ब्यूटी ऑफ आर्बिट्रेशन। प्लेस कैन बी एनी। दूसरा, कब शुरू होगी? जिस दिन पार्टियों ने एग्रीमेंट में लिख दिया, अपॉइंटमेंट हो गई जी, इस दिन से प्रोसीडिंग शुरू होगी। कोई टाइम लिमिट नहीं है, बट एक बार डिसाइड हो गया तो फिर आगे उसको जल्दी से मैटर को सॉल्व किया जाएगा। प्रोसीजर, अब बताओ जी, मेरा आपका झगड़ा है, आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया, सब कुछ हो गया, अब क्या नेक्स्ट स्टेप होगा? आर्बिट्रेटर को हम मैटर बताएंगे जी, हमारा क्या मैटर था, क्या बिजनेस था, क्या डिस्प्यूट हुआ, क्यों डिस्प्यूट हुआ, मैं क्या चाहता हूं, दूसरी पार्टी क्या चाहती है, मेरा डिफेंस क्या है, मेरे क्लेम्स क्या है। ये हम एक रिटर्न मैटर देंगे आर्बिट्रेटर को, तभी तो वो केस को स्टडी कर पाएगा। जैसे आप केस करते हो कोर्ट में तो प्लेंटिफ प्लेंट देता है, कंप्लेंट देता है, और अगर क्रिमिनल है तो कंप्लेंट जाती है। तो प्लेंट जो होती है, प्लेंटिफ देता है, उसमें लिखता है ना कि जी ये मैटर है, मेरे साथ ये हुआ, मेरा ये राइट था जो वायलेट हुआ है। तो सेम आर्बिट्रेशन में अब दोनों पार्टीज अपना क्लेम देंगी, अपने डिफेंसेस देंगी। तो सबसे पहले आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स एंड डिफेंस। दूसरी पार्टी एलिगेशन लगा रही है तो वो डिफेंस देगी। आइदर पार्टी कैन अमेंड, बाद में हमें कोई नया मैटर का कोई और डॉक्यूमेंट मिल गया, कोई कागज मिल गया, कोई प्रूफ मिल गया, तो हम उसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। रूल्स ऑफ आर्बिट्रेशन, किस रूल से चलेंगे? मैंने बोला था यहां कोई सीपीसी सीआरपीसी के रूल्स नहीं चलेंगे। पार्टीज आर फ्री, ना तो वो सीपीसी से बाउंड है, ना ही इंडियन एविडेंस एक्ट से बाउंड है। ये नेचुरल जस्टिस में डिसीजन हो सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट, अब अगर आर्बिट्रेटर को लग रहा है कि किसी मैटर पर, किसी चीज पर एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना है, कोई केमिकल है, कोई मैटर है, कोई लीगल मैटर है, उसको किसी और ओपिनियन को लेना है, तो वो एग्रीमेंट में लिखा जा सकता है, एक्सपर्ट की हेल्प ली जा सकती है। डिसीजन, अब जब डिसीजन आएगा
एक आर्बिट्रेटर था तो उसका डिसीजन है, एक से ज्यादा था तो ऑब्वियसली कौन होंगे, एक, तीन, पांच, तो मेजोरिटी। तो यहां पर बात क्या की गई है, ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी। कोर्ट असिस्टेंस, क्या आर्बिट्रेटर कोर्ट की असिस्टेंस ले सकता है? यस, अगर उसको बीच में जरूरत लगती है तो वो कोर्ट की हेल्प भी ले सकता है। ज्यूरिडिक्शन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का ज्यूरिडिक्शन क्या है, उसके पास अपना ज्यूरिडिक्शन है, अपना पावर। ज्यूरिडिक्शन आप जानते हो कोर्ट्स के ज्यूरिडिक्शन होते हैं, बट यहां पर वो किसी से भी बाउंड नहीं है, सब अपनी मर्जी से चलेगा। वो सब किस में लिखा होगा, ज्यूरिडिक्शन रूल्स पहले से किस में लिख दिए जाएंगे, एग्रीमेंट। जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था, एग्रीमेंट बहुत एसेंशियल पार्ट है, उसी के बेस पर सारा डिसाइड होगा। फिर आ रहा है इंटरिम मीजर। इंटरिम मीजर क्या होते हैं, आपने सीपीसी में याद करो डिक्री पढ़ा था, प्रिलिमिनरी डिक्री वर्ड पढ़ा था, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स पढ़े थे, वो क्या थे, इंटरिम, मतलब ड्यूरिंग द केस, बीच में, इंजंक्शन, बीच में किसी भी मैटर पर अगर लग रहा है कि अभी फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा, बट कोई सामान खराब हो सकता है, कोई पैसा लेके भाग सकता है, कोई प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकता है, तो बीच में एक डिसीजन दिया जा सकता है, तो इंटरिम मीजर आ सकते हैं। और वो डिपेंड किस पे करेंगे, अल्टीमेटली फाइनल पर। तो एनी पार्टी मे अप्लाई ड्यूरिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग फॉर फॉलोइंग, अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन इन केस ऑफ। अब अगर तो कोई अनसाउंड माइंड हो गया बीच में, या माइनर था उसमें पार्टी, कोई माइनर का भी रोल आ रहा है, तो गार्जियन अपॉइंट हो सकता है। अगर कोई प्रॉपर्टी, गुड्स, अमाउंट, प्रॉपर्टी खराब होने लायक है, तो उसके लिए भी इंटरिम मीजर्स, मतलब बीच में क्या एक्शन लिया जाए कि डिसीजन आने तक वो प्रॉपर्टी खराब ना हो पाए। इंटरिम इंजंक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स, ये सब हो सकता है, जैसे कोर्ट ऑफ लॉ में सीपीसी और सीआरपीसी में भी होता है। ऑर्डर पास बाय आर्बिट्रेटर शैल बी डीम्ड कोर्ट ऑर्डर एंड शैल बी एनफोर्सेबल अंडर। अब जब आर्बिट्रेटर ने ऑर्डर दे दिया, अवार्ड आ गया, अवार्ड आने के बाद अपील का टाइम है, आगे आ रहा है 30 डेज। अब अगर तो हमने उसके अगेंस्ट कोर्ट में अपील कर दी फिर तो ठीक है, बट अगर हमने विद इन टाइम लिमिट अपील नहीं की, तो वही अवार्ड सीपीसी में जैसे डिक्री की पावर हो जाती है, सेम वैसे मान लिया जाएगा। तो वो उसके बाद वो अपनी एक प्रॉपर सीपीसी में डिसीजन की शेप ले लेगा। ठीक है जी, देखो बुक में ये अब मैंने करा दिया आपको। प्लेस कहाँ होगा, हमें क्या समझ आया, कहीं भी हो सकता है, विद द कन्वीनियंस, पार्टी डिसाइड कर लें या ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा, विद द कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज। कभी भी स्टार्ट हो सकता है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। हाँ, एक बार शुरू हो गया तो कितने टाइम में खत्म होगा वो अभी आ रहा है। प्रोसीजर, पार्टीज अपने क्लेम्स देंगी, बीच में एड ऑन भी कर सकती हैं, इंटरिम मीजर्स भी लाए जा सकते हैं, ये सब मैंने करवा दिया। रूल्स अपने चलेंगे जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। सीपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट से आर्बिट्रेटर बाउंड नहीं है। क्या एक्सपर्ट की हेल्प ली जा सकती है? यस। मेजोरिटी का डिसीजन मानना पड़ेगा, कोर्ट की असिस्टेंस ली जा सकती है। ज्यूरिडिक्शन उसका अपना रहेगा, वो किसी भी ज्यूरिडिक्शन से बाउंड नहीं है। आ गया जी। अब अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज प्रोसीजर ऑफ आर्बिट्रेशन, हो जाएगा पूरा का पूरा 6 से 8 नंबर का आएगा, फ्री के नंबर हैं। अपना लॉजिक लगा के लिखना कि अगर मेरा किसी से डिस्प्यूट हो जाए, आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया तो क्या होगा। क्लियर? इंटरिम मीजर्स मैंने कवर करवा दिए। अब आ रहा है जी अवार्ड। इस पर टाइटनेस रखी गई है कि एक बार जैसे कोर्ट में केस शुरू हो गया तो जी तारीख पे तारीख, डेट पे डेट, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अब आर्बिट्रेटर फीस ले रहा है, पार्टी खर्चा कर रही है, बिजनेस मैटर है भाई, जो भी मैटर आया टाइम से हो जाना चाहिए। तो अब आगे का जो पोर्शन आ रहा है वो क्या है, अवार्ड, जिसको हम कोर्ट ऑफ लॉ में डिक्री, ऑर्डर या जजमेंट पढ़ते थे। यहाँ पर वर्ड क्या आ रहा है, अवार्ड। मैंने किसी एक क्लास में आपको इन चारों के बारे में लिखवाया भी हुआ है। तो अवार्ड कहाँ यूज हो रहा है वर्ड, अवार्ड, यहाँ ट्रॉफी नहीं मिल रही, यहाँ अवार्ड का मतलब क्या है, डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर। तो हमने आगे अब क्या पढ़ना है कि आर्बिट्रेटर कौन है, सॉरी अवार्ड कैसे होगा, कितने दिन में आएगा, किस फॉर्मेट में होगा,
और अगर अवार्ड पसंद नहीं आ रहा तो रेमेडी क्या है, ये अब आगे का पोर्शन आ रहा है। आओ, आर्बिट्रल अवार्ड सेक्शन 29 हमने अभी पढ़ा था, अगर एक आर्बिट्रेटर है तो एक ही देगा, बट अगर एक से ज्यादा हैं तो मेजॉरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर का जो डिसीजन होगा वो अवार्ड होगा। ये नया सेक्शन आया 29A, कितने टाइम में हो जाना चाहिए, तो दिया गया है जी 12 महीने। मतलब एक तरह से समझ लो आर्बिट्रेटर को 12 महीने में ये केस डिसाइड करना है। किस दिन 12 महीने कब से, जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एंटर इनटू रेफरेंस, जब वो एग्रीमेंट हो जाता है आर्बिट्रेशन का, आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाता है, ट्रिब्यूनल हर चीज को ओके कर देता है, अपने पास रिकॉर्ड में ले लेता है, उस दिन से 12 महीने शुरू हुए। अभी तो दोनों पार्टी एग्रीमेंट कर रही थी, आर्बिट्रेटर ढूंढ रही थी, तो वो पीरियड काउंट नहीं होगा। जिस दिन ये सब होने के बाद आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास फाइनल लेटर पहुंच गया, उसने अपने पास नोटिंग ले ली कि हाँ जी अब ठीक है ये आप स्टार्ट करो, वहां से 12 महीने हैं। क्या 12 महीने से कम, पार्टी कह रही नहीं जी मुझे तो जल्दी करके दो, तो हो सकता है 6 महीने में भी। मतलब पार्टी कह रही है हमें तो 6 महीने में डिसीजन चाहिए, 12 महीने वेट नहीं करनी, ऐसा भी हो सकता है। बट उसके लिए क्या लगेगी, एडिशनल फीस चार्ज की जाएगी। क्लियर जी। एक्सटेंशन, अगर 12 महीने में या जो टाइम हमने डिसाइड था नहीं हो पाया तो कितने महीने तक एक्सटेंशन हो सकती है, 6 मंथ तक। और अगर अवार्ड नहीं हो पाया 12 मंथ्स के साथ, इफ अवार्ड कैन नॉट बी मेड, या एक्सटेंडेड पीरियड में भी नहीं हो पाया, तो जो आर्बिट्रेटर था वो जाएगा, उसका मैंडेट, मैंडेट मतलब अपॉइंटमेंट कैंसिल होगी। अगर दोनों पार्टी कोर्ट चली जाती हैं, देखो पहले 1 साल का टाइम था, 6 महीने और एक्सटेंशन मिल गई, 18 महीने का टाइम हो गया, अभी मैटर सॉल्व नहीं हो रहा, पार्टी कह रही है कोई बात नहीं आर्बिट्रेटर ठीक चल रहा है, जेन्युइन डिले हो रहा है, तो वो कोर्ट चली जाए, कोर्ट एक्सटेंशन दे देगा, सेम आर्बिट्रेटर चलता रहेगा। बट अगर पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है, वो कह रही है ये गलत है, इसने डिले कर दिया, तो कोर्ट पहले तो उसकी अपॉइंटमेंट कैंसिल करेगा, उसके बाद उस आर्बिट्रेटर की फीस कम कर देगा 5% तक, जितने महीने, सॉरी जब अगर एक्सटेंड हो गया, दोबारा सुन लो, 12 महीने 6 महीने का टाइम हो गया, 12 महीने टाइम था, 6 महीने एक्सटेंशन हो गई, पार्टियों ने कहा कोर्ट में जी हमें टाइम और एक्सटेंशन दे दो, सब कुछ ठीक चल रहा है, आर्बिट्रेटर ठीक है, जेन्युइन रीजन है, डिले का कारण है, हो सकता है पार्टियों की तरफ से ही ना हो पाया हो सपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स ना दे पाई हो, ना हियरिंग हो पाई हो, कोई जैसे कोरोना जैसा टाइम निकल गया 5-6 महीने, मास्क लगा के क्या आर्बिट्रेशन करेंगे, तो उस लॉकडाउन था जी, पार्टी फंसी हुई थी, इस केसेस में वो रिलैक्सेशन मिल जाएगी। बट अगर आर्बिट्रेटर की डिले हो रही है, पीरियड एक्सटेंड मिल रहा है, तो उसकी फीस काटी जाएगी, जितने महीने डिले किया उसने, 12 महीने के बाद या एक्सटेंडेड पीरियड के बाद, हर महीने के 5% फीस कम होती जाएगी। मान लो उसको 1 लाख रुपया मिलना था, 1 महीना डिले किया तो 5%, 2 महीना डिले किया तो 10% फीस कट जाएगी उसकी, 5 महीने कम कर दिया 25% फीस कम हो जाएगी। कोर्ट चेंज भी कर सकता है आर्बिट्रेटर, अब आया कि ये आर्बिट्रेटर नहीं संभाल पा रहा था, पार्टियां कह रही जी इसके बस का नहीं है, तो कोर्ट उसका कैंसिल करेगा मैंडेट को और नया आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देगा, उसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेटर। अब बात आई जी पुरानी हियरिंग का क्या होगा, वो भी डिसाइड किया जाएगा, जब वो ठीक ठाक काम कर रहा था तो वो हियरिंग रखनी है या नहीं रखनी, प्रोसीडिंग नहीं शुरू होंगी या वहीं से कंटिन्यू होंगी, कोशिश हमेशा क्या की जाएगी कि जो था वहीं से कंटिन्यू किया जाए। तो क्लियर हुआ जी ये अवार्ड का टाइम, हमें क्या समझ आया, 12 महीने का टाइम है विद रेफरेंस डेट, 6 महीने की एक्सटेंशन, उसके बाद दोनों पार्टियां कोर्ट जाएंगी फर्दर एक्सटेंशन लेने के लिए, बट आर्बिट्रेटर की फीस कटेगी। और अगर पार्टियां कह रही हैं नहीं आर्बिट्रेटर गड़बड़ है, तो वो आर्बिट्रेटर भगाया जाएगा और नया आर्बिट्रेटर लाया जाएगा, प्रोसीडिंग वहीं से स्टार्ट होंगी, ये भी कोर्ट डिसाइड करेगा न्यू होंगी या वही होंगी। क्लियर जी यहाँ तक, चलें आगे। अगला
एक और इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आ सकता है, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर सेक्शन 29B। फास्ट ट्रैक प्रोसीजर का मतलब है जल्दी डिसाइड करना है मैटर। उस केस में अलग से एक्स्ट्रा फीस मांगी जाएगी आपसे पार्टीज से। पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड टू गो फॉर फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन। कब? ऑब्वियसली जब वो डिसाइड कर रही थी अपॉइंटमेंट होने से पहले, ट्रिब्यूनल के पास जाने से पहले कि हम फास्ट ट्रैक में ही जाएंगे, वो पहले से एग्रीमेंट में देंगे। यानी कि वो बाद में एक बार नॉर्मल आर्बिट्रेशन शुरू हो गई तो उसको फास्ट ट्रैक नहीं कर सकते, आपको पहले से फास्ट ट्रैक का ऑप्शन लेना पड़ेगा। फास्ट ट्रैक प्रोसीजर शैल बी थ्रू सोल आर्बिट्रेटर, अकेला होगा। प्रोसीजर अपनी स्टेटमेंट देंगे, क्लेम्स देंगे, और फास्ट ट्रैक का टाइम क्या है? 6 मंथ। नॉर्मल का 12 मंथ और फास्ट ट्रैक का क्या आया? 6 मंथ। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, ये आप पढ़ लोगे, पॉज करके नोट भी कर लोगे अपने आप। अगला क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ अवार्ड। फॉर्म मतलब भाई कोर्ट जजमेंट देता है तो कोई एक रिटन पेपर पे देता है या बोल देता होगा? रिटन पेपर पे देगा, बट ये भी रिटन पेपर पे होगी, विद डिटेल होगी, डिस्क्रिप्शन होगा कि आर्बिट्रेटर लिखेगा ये 2 लोग आए, इनका मैटर क्या था, कैसे कैसे इनके विटनेस आए, कैसे कैसे हियरिंग हुई, क्या मैटर डिसाइड हुआ, किस बेस पर हमने ये डिसीजन लिया, ये सब लिखा जाएगा। इसको बोलते हैं इन राइटिंग स्पीकिंग ऑर्डर, सब कुछ लिखा जाएगा। जजमेंट में भी कोर्ट यही लिखता है, डिटेल्ड समरी होती है केस की और किस बेस पर डिसीजन लिया गया। तो इसको यहां पर वर्ड बोला जा रहा है स्पीकिंग ऑर्डर। ऑल डिटेल्ड मैटर्स रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन। अगर पार्टी कहती है कोई बात नहीं हमें सिंपल शॉर्ट में दे दो, तो ये शॉर्ट फॉर्म में भी हो सकता है। दोनों चीज आ गई। आर्बिट्रेटर तो पूरा डिटेल्ड देगा, बट अगर पार्टीज रेडी होती हैं तो वो शॉर्ट में भी हो सकता है। इन राइटिंग होगा, साइन करेंगे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के जो मेंबर्स थे, डेट एंड प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन होगा, और कॉपी आफ्टर साइनिंग दोनों पार्टियों को दी जाएगी। नोट्स में डिटेल में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ बुक में यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है। अवार्ड कैन बी इंटरिम और फाइनल, जैसे बताया था बीच में इंटरिम मेजर्स आएंगे तो बीच में इंटरिम अवार्ड भी आ सकता है, जैसे प्रिलिमिनरी डिक्री भी आती है। करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, चलो इस पे आने से पहले एक बार पीछे फास्ट ट्रैक समझ लूं। समझ आया? 6 महीने का टाइम है, बट बीच में नहीं होगी, पहले से डिसाइडेड होगा। नेक्स्ट, फॉर्म एंड कंटेंट अवार्ड स्पीकिंग ऑर्डर होगा, बट शॉर्ट में हो सकता है अगर दोनों पार्टी एग्री करती हैं। अवार्ड इन राइटिंग होगा, डेट प्लेस साइन सब कुछ होगा, कॉपी दोनों पार्टीज को जाएंगी। नेक्स्ट आया अब करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अवार्ड। सेक्शन 33 कहता है करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। करेक्शन का मतलब दोस्तों कुछ गलत हुआ, कोई फिगर गलत हो गई, कैलकुलेशन गलत हो गई, करेक्शन है। और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स भी आपने पढ़ा है, क्या होता है? कोई मीनिंग निकालना, अगर कोई लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, जो मैटर लिखा गया लीगल वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा, या मैटर कंफ्यूजिंग है, तो इंटरप्रिटेशन। तो मुझे बताओ करेक्शन और इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? जिसने अवार्ड दिया या जिसने अवार्ड नहीं दिया? जिसने अवार्ड दिया। किसने अवार्ड दिया? आर्बिट्रेटर ने अवार्ड दिया। तो आर्बिट्रेटर ने जो अवार्ड दिया उसने अपना सारा स्पीकिंग ऑर्डर में सब कुछ डिटेल लिख दी, पार्टीज ने पढ़ी, कुछ समझ नहीं आ रहा या कुछ गलती नज़र आ रही है, स्पेलिंग मिस्टेक है या फिगर मिस्टेक है, 9 का 10 हो गया, 10 का 11 हो गया, 11 का 12 हो गया, या कोई परसेंटेज गड़बड़ है, या कुछ भी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, तो पहली बात तो उसी बंदे के पास जाओगे। देखो नीड, जरूरत क्यों पड़ेगी? करेक्शन है तो कोई गलती हुई है, इंटरप्रिटेशन जब कोई कंफ्यूजन है, हाउ कैसे होगा, पार्टीज में अप्लाई आफ्टर गिविंग अदर पार्टी। एक पार्टी को पता चला, दूसरी पार्टी को पहले तो नोटिस देगी भाई इसमें एक गलती है, कितने दिन में? 30 डेज में। 30 डेज से ज़्यादा भी हो सकता है, बाद में पता चला दोनों पार्टी मिलके चली गई, और अगर आर्बिट्रेबल को लगेगा तो वो 30 दिन के अंदर अंदर ये ठीक करके देगा। मतलब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास भी टाइम कितना है? 30 डेज। मतलब दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी को अगर पता चलता है एक गलती है
या दोनों को पता चलता है? अगर एक को पता चला तो दूसरी पार्टी को पहले नोटिस दिया जाएगा, और अगर दोनों को पता चल गया तो वो जाएंगे कहाँ पर? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल कितने दिन में उसको ठीक करके देगा? 30 डेज में। क्लियर जी? नेक्स्ट पार्ट, सेक्शन 34, सेटिंग असाइड ऑफ अवार्ड। सेटिंग असाइड, लॉजिक लगाओ, पीछे तो आया था करेक्शन और इंटरप्रिटेशन। अवार्ड ठीक है, डिसीजन ठीक है, उसमें कुछ कंफ्यूजन है या गलती है? डिसीजन ठीक है, सेटिंग असाइड, हटाओ इस अवार्ड को, मतलब पसंद है या नहीं पसंद? नहीं पसंद, वी डोंट एग्री। अब एक पार्टी एग्री नहीं हो रही है, हो सकता दोनों नहीं हो रही, तो सेटिंग असाइड तो सेम के पास तो नहीं जाएंगे ना, जिसका डिसीजन पसंद नहीं आया उसके पास तो नहीं जाओगे। अगर एक कोर्ट का डिसीजन पसंद नहीं आता तो कहाँ जाते हो? हायर कोर्ट। तो यहाँ पर भी क्या होगा? हायर कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, तो हायर अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर कौन आ गया? कोर्ट। तो अवार्ड का सेट असाइड कौन करेगा? बाय कोर्ट। सेक्शन 34 अलाउज पार्टी टू मेक एप्लीकेशन टू कोर्ट फॉर सेटिंग असाइड, और कोर्ट में ऑल्सो सेट असाइड ऑन इट्स ऑन फाइंडिंग, अपनी मर्जी से भी कर सकता है। किन कारणों से होगा? पार्टी भी कर सकती हैं और कोर्ट अपनी मर्जी से भी उसको कैंसिल कर सकता है अगर उसको लगता है कि आर्बिट्रेटर ने डिसीजन ठीक नहीं दिया। तो पहला आता पार्टियां, पार्टी ऑब्जेक्शन करेंगी, जी हमें नहीं पसंद। पहला, इनकैपेसिटी ऑफ अदर पार्टी, दूसरी पार्टी कैपेबल ही नहीं रही। नो प्रॉपर नोटिस, मतलब पहला तो आया कि वो पार्टी माइनर थी, अनसाउंड माइंड थी या इनकैपेसिटी थी, ध्यान ही नहीं दिया और डिसीजन हो गया। दूसरा, जब हियरिंग हुई तो एक पार्टी को पूरा नोटिस नहीं मिला, वन साइडेड डिसीजन दे दिया गया। एग्रीमेंट इनवैलिड हो गया जो हमने आर्बिट्रेशन का किया था। अकॉर्डिंग टू टर्म्स, जो हमने मैटर को लेकर चले थे उसके हिसाब से डिसीजन नहीं हुआ। ट्रिब्यूनल जो बीच में आया वो खुद ही कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं था, प्रॉपर वो वर्क नहीं कर रहा था। तो ये रीजन तो आए पार्टीज के। क्या आया जी? पहला, इनकैपेसिटी ऑफ अदर पार्टी, दूसरी पार्टी कैपेबल नहीं थी। दूसरा, नो प्रॉपर नोटिस वाज गिवन टू पार्टी, पार्टी को नोटिस नहीं दिया गया था प्रॉपर। इनवैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट, जो हमने एग्रीमेंट किया था उसमें कुछ कंडीशंस इनवैलिड हो गई। अवार्ड जो आया जैसा हमने चाहा था, जिस प्रोसीजर को चाहा था, वो उन टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करके ही नहीं चला गया। आर्बिट्रेशन उन कंडीशंस के साथ ही नहीं हुई, और जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल थी जिसने ये इंस्टीट्यूशन जो अपॉइंट किया था आर्बिट्रल, वो सब वैलिड नहीं थे। कोर्ट कब करेगा? जब उसको पता चला कि ये जो मैटर था वो आर्बिट्रेशन में जा ही नहीं सकता था, ये मैटर तो कोर्ट में आना चाहिए था, और पार्टी चली गई आर्बिट्रेशन में, तो कोर्ट उठाकर उस मैटर को बाद में कैंसिल करवा देगा अवार्ड को। मान लो दो पार्टी थी, उनका डिस्प्यूट था, बट वो जो डिस्प्यूट ऐसा था कि वो आर्बिट्रेशन में जाना ही नहीं चाहिए था, वो कोर्ट में आना चाहिए था, और पार्टीज ने आर्बिट्रेशन में जाकर डिसीजन करवा लिया, वो वैलिड नहीं है। सेकेंड, पब्लिक पॉलिसी की जो डिसीजन आया है वो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है। पब्लिक पॉलिसी बहुत बड़ा लार्ज वर्ड है, किसी भी तरह से नेशनल इंटरेस्ट, पब्लिक एट लार्ज, जेन्युइननेस, इक्विटी के हिसाब से नहीं है। ठीक है जी, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है 3 से 5 नंबर का। नेक्स्ट आया टाइम लिमिट, कितने टाइम पर के अंदर चले जाओगे? जैसे अपील करने का भी टाइम लिमिट होती है, तो ऐसे ही अवार्ड को भी अगर हम आगे सेट असाइड के लिए जाते हैं तो उसकी टाइम लिमिट है। एप्लीकेशन जाएगी ओनली आफ्टर गिविंग नोटिस टू अदर पार्टी। पहली बात तो जब सेटिंग असाइड के लिए हम जाएंगे तो दूसरी पार्टी को नोटिस देना पड़ेगा, कितने महीने में? 3 मंथ्स में। जबकि अपील में जो हारी हुई पार्टी है या जिसको डिसीजन समझ नहीं आया वो दूसरी पार्टी को नहीं बताती, बट यहाँ पर अगर एक पार्टी कह रही है मुझे ये अवार्ड पसंद नहीं है तो उसको दूसरी पार्टी को एक नोटिस देना पड़ेगा। और अगर हमने अवार्ड था, हमने करेक्शन और इंटरप्रिटेशन के लिए दिया हुआ था, तो वो वापस आया, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो 3 महीने वहां से शुरू होंगे। दूसरा, अवार्ड आया हमें पहले दिन से ही पसंद नहीं है, करेक्शन इंटरप्रिटेशन नहीं है, तो सीधा जिस दिन हमें अवार्ड मिला वहां से 3 महीने। बट अगर हमने उसको करेक्शन इंटरप्रिटेशन के लिए दे रखा था तो 3 महीने कब से चालू होंगे? जब वहां से रिप्लाई आएगा। एक्सटेंशन 30 डेज की और एक्सटेंड
सॉरी, अगर ये करेक्शन और इंटरप्रिटेशन 3 महीने के अंदर नहीं आई थी तो एक्सटेंशन मिलेगा कितने दिन का, 30 डेज का। डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन फॉर कोर्ट कितने टाइम का टाइम है, 1 ईयर। मैं दोबारा बता देता हूं एक बार इसको। देखो, सबसे पहले अगर सेटिसाइड करना है तो एप्लीकेशन देनी पड़ेगी नोटिस देने के बाद, कि दूसरी पार्टी को नोटिस दिया गया। कितने महीने के अंदर अंदर ये करना है, 3 मंथ। कब से, रिसीविंग ऑफ अवार्ड। अगर ये पेंडिंग था तो विद इन 3 मंथ्स कब से होगा, जिस दिन हमारे पास करेक्शन का जवाब आया। 30 दिन का टाइम और मिल सकता है, मतलब घूम फिर कर हमारे पास 3 महीने का टाइम है। अगर तो हमने पहले दिन से ही कह दिया हमें अवार्ड पसंद नहीं है, तो 3 महीने के अंदर पार्टी को नोटिस दो और उसको 3 महीने के अंदर फाइल कर दो। और अगर हमने करेक्शन के लिए भेजा था तो जब जवाब आया वहां से 3 महीने। दोनों ही केसेस में एक्सटेंशन कितनी मिल रही है, 30 डेज की। और कोर्ट उसको अब मैटर को सॉल्व करेगा, सेटिसाइड करना है या नहीं करना। तो यहां पर कोर्ट को भी बांध दिया कि डेट पे डेट नहीं चलेगी। कितने दिन के अंदर, 1 ईयर, 1 साल के अंदर कोर्ट को इस मैटर को सॉल्व करना पड़ेगा कि अवार्ड सही है या गलत है। ठीक है जी। अब एक बार बुक में देख लेते हैं, उसके बाद ये बिल्कुल नई टर्म है जो नया अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। ये हमारा सारा हो गया, फास्ट ट्रैक हो गया, सेटलमेंट, फॉर्म एंड कंटेंट ये हो गया। कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आपने यहां से पढ़नी है। कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पार्टीज देती हैं, फीस एंड एक्सपेंसेस, लीगल फीस, एडमिनिस्ट्रेशन फीस, सारे के सारे मिलाकर पार्टीज को देना पड़ेगा। ये आप खुद पढ़ सकते हो। टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग कब खत्म होगा, जब अवार्ड आ गया प्रोसीडिंग खत्म हो जाएंगी, या दोनों पार्टी ने केस विड्रॉ कर लिया, मामला अपने आप ही निपटा लिया तो भी खत्म हो जाएगी, या कोर्ट को लगा कि ये मैटर ठीक नहीं चल रहा तो भी वो खत्म करा देगा प्रोसीडिंग्स को। करेक्शन और इंटरप्रिटेशन मैंने करा दिया। सेटिंग असाइड करवा दिया आपको। फाइनलिटी ऑफ अवार्ड यहां से एक बार देख लेते हैं। ये मैंने बीच में लिखा है, फाइनलिटी क्या है कि अगर हमने कोई सेट असाइड और करेक्शन के लिए नहीं दिया, 30 डेज के बाद ये एप्लीकेबल हो जाएगा और इसको सीपीसी के अंदर एज डिक्री माना जाएगा। एनफोर्समेंट, जब ये फाइनल हो गया तो इसको सीपीसी के हिसाब से, डिक्री ऑफ कोर्ट के हिसाब से एनफोर्स कराया जाएगा। अपील, अपील हम कर सकते हैं किन किन मैटर पर, फॉलोइंग ऑर्डर टू कोर्ट ऑथराइज बाय लॉ टू हियर अपील ओरिजिनल डिक्री ऑफ द कोर्ट पासिंग ऑर्डर, नेमली कि अगर रिफ्यूजिंग टू रेफर पार्टी टू आर्बिट्रेशन, मतलब हमारे पास आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था बट फिर भी हमें नहीं जाने दिया जा रहा तो हम अपील कर सकते हैं। ग्रांट और रिफ्यूज एनी मैटर, सेटिंग असाइड रिफ्यूजिंग आर्बिट्रल अवार्ड, जो अभी हमने पढ़ा कि अगर हमारे अवार्ड को सेटिंग असाइड नहीं हो रहा तो अपील हो सकती है उसके अगेंस्ट, और कोर्ट ने जो डिसीजन दिया तो उसके अगेंस्ट भी हम हायर कोर्ट में जा सकते हैं। सेकेंड, अपील फ्रॉम ऑर्डर पास्ड इज नॉट अलाउड बट राइट टू अपील सुप्रीम कोर्ट इज ऑलवेज। मतलब देखो, आपने सेट असाइड के लिए दिया तो आप कोर्ट जा रहे हो, आप कोर्ट ने भी आपके बात फेवर में नहीं थी। देखो, सेट असाइड करने कौन जाएगा, जो पार्टी डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, उस कोर्ट के पास गई, कोर्ट ने भी उसकी बात नहीं मानी तो वो आगे फर्दर अपील करेगा। अब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेकंड अपील जब करेगा तो हाई कोर्ट नहीं जाएगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सेकंड अपील बीच में नहीं होगी। क्लियर? ये क्वेश्चन सब आप देखोगे बीच में, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से ही क्वेश्चन आया हुआ है, देखो दिसंबर 19 में ही। रिलीफ, ये अब एक बिल्कुल न्यू एडिशन है जो अमेंडमेंट से आया है। ये एक नया आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया लाई गई है। सेक्शन 43 में एडिशन किए गए हैं, आगे BCDE। ये आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंट की जा रही है ताकि इन मैटर्स को और ज़्यादा मॉनिटर किया जा सकता है, इन लॉज को और बेटर किया जाए। ये काउंसिल बेसिकली डिसीजन मेकिंग में नहीं आएगी, ये आर्बिट्रेशन एक्ट की बेटर इम्प्लीमेंटेशन
उसका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, उसके टेक्निकल इश्यूज, उस पर काम करेगी कि कितना और ज़्यादा बेटर हो सके ये सिस्टम, ताकि हमारे इंडिया में जो भी बिजनेस मैटर हैं जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वगैरह प्रॉपर काम कर रही हैं, इंस्टीट्यूशन प्रॉपर काम कर रही हैं कि नहीं, ये उनके लिए बनी है। तो मैं इसमें इसकी मैंने थोड़ी सी स्लाइड बनाई है। आर्बिट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम काउंसिल हम समझें तो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई सेक्शन 43B में कि वो आर्बिट्रेशन काउंसिल बना सकती है। पर्पस क्या रहेगा, प्रमोट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट में ना जाएं लोग, किस में आए, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कॉन्सिलिएशन। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम को और बेटर किया जाए, ये मैंने पहले वाली वीडियो में सब एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। टू मेंटेन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर आर्बिट्रेशन, ये वीडियो यूट्यूब पर भी डली हुई है, पहली वाली भी जो आपकी थी, तो मैंने इसको पहली वाली भी डाल दी थी तो स्टूडेंट ताकि कनेक्ट कर पाए। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं, तो आप पहली वीडियो देखोगे तो एडीआर वगैरह वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ समझ आया जी, काउंसिल क्या है, प्रमोट करना है आर्बिट्रेशन को, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट्स में मैटर ना जाएं, बाहरी बार सॉल्व हो जाएं, प्रोफेशनली हो, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बनाए, रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए। कौन होगा इसको संभालने के लिए, सबसे ऊपर होंगे इसके एक चेयरमैन साहब, उसके नीचे मेंबर्स होंगे, कुछ मेंबर एक्स ऑफिस किसी और ऑफिस से लाए जाएंगे, पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे, प्लस इनके साथ ये लोग होंगे। चेयरपर्सन को अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, किसकी कंसल्टेशन में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एक पैनल बनाएगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके हेड होंगे, वो रिकमेंड करेंगे कि इस काउंसिल का कौन चेयरपर्सन होना चाहिए। और वो चेयरपर्सन कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ हाई कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट और अदर पर्सन जिनके पास आर्बिट्रेशन का एक्सपीरियंस है, वो चेयरमैन होंगे। उनके नीचे मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। फर्स्ट नंबर 1 वो एक प्रैक्टिशनर होंगे जो आर्बिट्रेशन में ऑलरेडी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं, तो जो आर्बिट्रेशन में प्रैक्टिस करते हैं वो उनको लिया जाएगा और यहाँ पर इस काउंसिल में एक मेंबर अपॉइंट होंगे। सेकंड पर्सन वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और वो एकेडमिशियन इन आर्बिट्रेशन मैटर, उनकी नॉलेज होनी चाहिए, उन्होंने उनकी स्टडी की हुई हो और उनके पास एक्सपीरियंस और होनी चाहिए और ट्रेनिंग होनी चाहिए इन मैटर्स की, तो वो यहाँ पर आएंगे। सेकंड मेंबर एक्स ऑफिस, एक्स ऑफिशियल मेंबर होंगे। मेंबर में 2 लोग आ गए, पहला कौन सा आया देखो यहाँ पर, फर्स्ट 1 और सेकंड, ये 2 लोग यहाँ पर आए चेयरमैन के नीचे, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। फर्स्ट जो एक प्रैक्टिशनर है, एक वो जो नॉलेज रखता है। एक्स ऑफिस से वो किसी मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री से आएंगे, और एक्स ऑफिशियल का मतलब है जो ऑलरेडी कहीं पर ऑफिसर है, वहां से यहाँ पर लाया जाएगा। और ऑब्वियसली कोई स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का बंदा तो नहीं होगा, ये होगा डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लीगल अफेयर्स, उनके सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के पर्सन होंगे। फिर मैं यहाँ लाइन खींच देता हूं, एक सेकेंड। ताकि ना वर्ड मिक्स ना हो। आप लिखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है जी। क्लियर हुआ जी, एक्स ऑफिस मेंबर। तीसरा पार्ट टाइम मेंबर, पार्ट टाइम मेंबर जी कहां से आएंगे, 1, ये एक से ज्यादा है, ये तो 1 ही है, ये 2 हैं, ये भी 2। 1 कहां से आएंगे, सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, सेकेंडरी या सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी किसका, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर या मिनिस्ट्री ऑफ
फाइनेंस, वहां से आएंगे। सेकंड, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, बॉडी ऑफ ट्रेड और कॉमर्स, फिक्की। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं, सुना होगा नाम आपने, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एसोकैम, जो ये बने हुए हैं वहां से लिए जाएंगे। क्लियर हुआ जी यहां तक? मतलब पहले चेयरमैन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, वो कोई सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज या लीगल प्रैक्टिशनर होंगे या नॉलेजेबल होंगे। मेंबर दो आएंगे, एक मेंबर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक मेंबर जो एकेडमिशियन है आर्बिट्रेशन मैटर्स के। एक्स ऑफिशियल मैटर मेंबर होंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से होंगे, सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के पर्सन होंगे। पार्ट टाइम मेंबर गवर्नमेंट लेकर आ रही है, फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या एक्सपेंडिचर, वहाँ से जो फाइनेंशियल मैटर्स को रखते हैं। सेकंड मेंबर जो होंगे वो किसी एसोसिएशन से होंगे जो कॉमर्स और इंडस्ट्री से रिलेटेड है। साथ में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मेंबर, सेक्रेटरी और एक्स ऑफिसर, इन सबको लाया जाएगा। टर्म कितने टाइम के लिए अपॉइंट होंगे? 3 इयर्स का टाइम होगा इनका। एज लिमिट, चेयरपर्सन और मेंबर दो जो फर्स्ट कैटेगरी है, चेयरपर्सन के बाद जो दो मेंबर हैं उनकी एज तो 70 मैक्सिमम है। बाकी एक्स ऑफिशियल और मैं यहां लिख भी देता हूं, एक्स ऑफिस या पार्ट टाइम मेंबर, इनके लिए 67 इयर्स की एज होगी। और अलाउंसेस, सैलरी सब कोई डिसाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पूरा का पूरा नया सेक्शन आया है, सबको समराइज करके लिख दिया है, साथ में आप बुक से भी पढ़ोगे। जिन बच्चों के पास मेरी बुक नहीं है, इसके नोट्स expertbano.com की साइट पर भी हैं, वहाँ से मिल जाएंगे आपको। expertbano.com, जो बच्चे मेरी पहले से वीडियो देख रहे हैं उनको पता है, वहाँ पर टेस्ट सीरीज नोट्स की लिंक है, वहाँ पर आप ढूंढोगे ये नोट्स मिल जाएंगे। अमेंडमेंट है, बिल्कुल न्यू एडिशन है, एप्लीकेबल है, एग्ज़ाम चाहे अगस्त में हो, मतलब जून के लिए भी एप्लीकेबल थे और ऑब्वियसली आगे के लिए तो एप्लीकेबल है ही है। देखो अगला टॉपिक आ रहा है एक्रीडिटेशन। एक्रीडिटेशन का मतलब होता है पर्सन हु कैन बी आर्बिट्रेटर, जिसके पास नॉलेज हो और उसकी नॉलेज को एक्नॉलेज किया गया हो कि यस ये एक्सपीरियंस्ड है, उसके पास नॉलेज है। जैसे मैंने आपको मेल दिखाई, तो क्या उन्होंने मुझे ऐसे ही मेल कर दी होगी? वो इंस्टीट्यूशन को मेरे बारे में पता होगा या कुछ नॉलेज होगी या मेरा इंटरव्यू होगा, अब उन्होंने बोला हाँ जी आप बन सकते हो। तो एक्रीडिटेशन ये भी एक बिल्कुल नया सेक्शन, नई टर्म आई है अमेंडमेंट के साथ। तो देर आर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, कौन बन सकते हैं, कौन एक्रीडिट एक्सेप्टेड है कि हाँ ये लोग वर्दी हैं, दे हैव नॉलेज टू बी अपॉइंटेड एज आर्बिट्रेटर। सबसे पहले कंपनी सेक्रेटरी, बट भैया 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्रैक्टिस। चार्टर्ड अकाउंटेंट 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये पहले नहीं था, अमेंडमेंट के बाद आया है सारा। कॉस्ट अकाउंटेंट 10 साल का प्रैक्टिस में एक्सपीरियंस। कोई एडवोकेट हो सकता है, उसके पास एज अ एडवोकेट 10 साल का एक्सपीरियंस। कोई ऑफिसर इन लीगल सर्विस, उसका लीगल सर्विस मतलब गवर्नमेंट के लीगल डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, वो बन सकता है, बट उसका कोई एक्सपीरियंस की नहीं है। मतलब CS, CA, CW, एडवोकेट सबका 10 साल का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है हो तो वो किसी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन में एज अ मेंबर बन सकते हैं और आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो सकते हैं। उसके बाद कोई पर्सन जिसके पास लॉ की डिग्री है, 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी में लीगल मैटर्स को देखता हो,
बुक में पूरा नोट्स में डिटेल में है, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है। फिर कोई इंजीनियरिंग डिग्री वाला पर्सन, इंजीनियरिंग मैटर भी तो हो सकते हैं ना, उसके पास भी 10 साल का एक्सपीरियंस हो, किसी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में सीनियर पोजीशन पे काम कर रहा हो। कोई ऑफिसियर सीनियर लेवल का 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसके पास किस चीज़ का एक्सपीरियंस हो, मैनेजमेंट लेवल का। कोई सीनियर लेवल का 10 साल का टेक्निकल लाइन का, देखो इंजीनियर भी आ गया, मैनेजमेंट लेवल भी आ गया, टेक्निकल लेवल भी आ गया, एडवोकेट भी आ गया, लीगल ऑफिसर भी आ गया, और हम प्रोफेशनल्स भी आ गए। हम इनमें से कोई भी आर्बिट्रेटर बन सकता है। ये हमारी कंडीशंस हैं एक्रीडिशन। तो नया कंसेप्ट है, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्रीडिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लास्ट की 2 स्लाइड, आर्बिट्रल काउंसिल क्या है और एक्रीडिशन क्या है। मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन चल चुका है आपके एग्जाम के लिए, बस आना चाहिए। बाकी अब बुक से देखते हैं क्या बचा आपका। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिन लोगों के पास नोट्स नहीं है वो कहाँ से ले सकते हैं, फिर मैं बुक से करके इसको ख़त्म करूँगा। expertbano.com, यहाँ पर जाओगे आपको मॉक टेस्ट या नोट्स का लिंक मिलेगा। यहाँ पर आप सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारे नोट्स पड़े हैं, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करा करो, फटाफट मैसेज करना शुरू कर देते हो नोट्स नहीं है, नोट्स नहीं मिल रहे, देखना वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है जी। तो अब मैं इसको ख़त्म करूँ, अब बुक में देखें क्या बचा हमारे पास। ये सेक्शन 43 सब मैंने करा दिया, एक्स ऑफिस, पार्ट टाइम मेंबर, टर्म एंड अलाउंस, रेजिग्नेशन, ये आप यहाँ से पढ़ लेना, थोड़ा सा छोड़ना कुछ भी मत इसमें, बट इंपॉर्टेंट पार्ट के मैंने नोट्स बना दिए हैं। रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर, सेक्शन 43F कहता है कि अगर कोई रिजाइन करना चाहता है चेयरमैन या मेंबर, फुल टाइम पार्ट टाइम कोई भी, नोटिस देगा पहले वो किसको, अपॉइंट किसने किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक उसको अलाउ नहीं करती तब तक वो नहीं जाएगा, और 3 महीने का नोटिस पीरियड कम से कम है, और उसके बाद गवर्नमेंट उसके बाद भी उसको रोक सकती है, ताकि उसका स्विच ओवर कोई नया पर्सन लाने में टाइम भी लग सकता है। रिमूवल ऑफ मेंबर, हटाना, पहला क्या आया रिजाइन, अब क्या आया रिमूव। रिमूव क्यों किया जाएगा, इंसॉल्वेंट हो गया, कहीं और जॉब में काम करने लग गया, किसी ऑफेंस में कन्विक्टेड हो गया, कहीं फाइनेंशियल इंटरेस्ट उसका आ गया, अपनी पोजीशन का रॉन्ग यूज कर रहा था, या फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल हो गया, तो इस केस में गवर्नमेंट उनको हटा देगी। ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है, ये मैंने नोट्स में नहीं बनाई क्योंकि सिंपल है, यहीं से करनी है। देखो हमने ये समझा था कि काउंसिल क्यों बनी है, इसको प्रमोट करने के लिए आर्बिट्रेशन को। अब उनकी क्या क्या ड्यूटी हैं, देखो पॉलिसीज बनाएंगे, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट डेवलप करेंगे जहां पर आर्बिट्रेटर्स लाए जा सकें, उनकी ग्रेडिंग की जाएगी, आर्बिट्रेटर्स की रैंकिंग की जाएगी, कौन कितना सीनियर होगा उसके हिसाब से। अब पास्ट उसने मैटर बहुत अच्छे सॉल्व किए तो उसकी ग्रेडिंग बढ़ जाएगी, तो उसकी फीस भी बढ़ जाएगी। हम लोग भी ये काम कर सकते हैं, अब समझ आ रहा है ना। होल्ड ट्रेनिंग वर्कशॉप इस मैटर के लिए, आर्बिट्रेशन को बेटरमेंट के लिए, किसके साथ, लॉ फर्म यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर नॉर्म्स बनाएंगे, अपडेट करेंगे एज अ फॉरम, और लोगों को बुलाकर व्यूज एक्सचेंज करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं इस एक्ट में, और इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को प्रमोट करेंगे। एग्जामिनेशन और ट्रेनिंग करेंगे लोगों की, डाटा बैंक रखेंगे सबका, रिकमेंडेशन देंगे सारी। आओ जी आगे। वैकेंसीज, जो भी नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ काउंसिल शैल बी इनवैलिड, मतलब अगर कोई भी काम ये कर रहे हैं उसको इनवैलिड करना इतना आसान नहीं होगा। और अगर मान लो काउंसिल में कोई मेंबर अपॉइंटेड था, बाद में पता चला कि वो इसमें अपॉइंट होने लायक नहीं था, उसके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं था, तो जब तक वो रहा तो तब तक का उसका काम वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, वैलिड होगा। कंपनी लॉ में याद करो, डायरेक्टर्स में भी आता है कि डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट अगर बाद में पता चला कि वो प्रॉपर अपॉइंटेड नहीं था, तो जो पहले वाले काम थे उसके, तो क्या वो इनवैलिड हो जाएंगे, नहीं।
नॉर्म्स, एक्रीडिशन में सारा करा चुका हूं, यहां से आप पढ़ोगे। कॉन्सिलेशन मैं पहली क्लास में ही करा चुका हूँ, मीडिएशन कॉन्सिलेशन ये आप पढ़ोगे यहाँ से। इस पे बहुत डिफरेंस आता है। एक इस पर शॉर्ट नोट आता है व्हाट इज ADRS, ये भी मैं क्लास में करा चुका हूँ आपको फर्स्ट क्लास में। और कॉन्सिलेशन समझ लो कि आर्बिट्रेशन से थोड़ा सा हल्का पार्ट है, मतलब फर्स्ट स्टेज है कि ये ज़रूरत तब पड़ती है कि जब बिल्कुल पार्टीज आपस में बातें नहीं कर रही, तो पहले उनको बातचीत के लिए राजी किया जाता है, आर्बिट्रेशन में लाया जा सकता है। तो क्लियर है जी, क्लोज करें इस मैटर को। तो आप प्लीज़ जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी इसको मत देखना, पहले पहली क्लास देखना, तभी समझ आएगा, क्योंकि कॉन्सिलेशन ADR वगैरह मैंने सब वहाँ पर करवाए हुए हैं। क्लियर? ओके जी, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।